नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा प्रेरित हो गए हैं आप। ज़्यादा दूर नहीं जाना है, चिराग पासवान आपके रडार पर हमेशा रहते हैं। लग रहा है आप मैंने नीतीश कुमार जी से सुपारी ले लिया चिराग पासवान के लिए। बिहार में आप अपने ही नेता को टारगेट करते हैं। आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं सीधा तौर पे कि आपकी जनसंख्या को कम दिखाया गया है। क्यों कम दिखाया जाएगा? आप मतलब बिहार में सरकार बिहार के अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? दिल्ली आपके नेता को भी रिप्रेजेंटेशन केंद्र और बिहार में मिलता रहा तो आप भी आगे बढ़े नहीं तो कहाँ से चाहते हैं कि चिराग पासवान फरियाल है आपसे? आप तो कहीं ना कहीं संगठित नहीं हो पा रहे हैं। देखिए कहीं से खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ रहा है। देखिए नमस्कार। चौंकिए मत, ये पंचनामा ही है। जातिगत जनगणना पर विशेष तौर पर जो पंचनामा की श्रृंखला आ रही थी वो किसी कारण से बीच में रुक गई थी। अब कारण क्या कहा जाए, हम नेता थोड़ी है कि बात बात से पलट जाए। जिस तरीके से नीतीश कुमार पिछली सरकार में, यानी पिछली सरकार जिसे मैंडेट मिला था भाजपा और जदयू वाली सरकार, उस सरकार में रहने के दौरान जातीय जनगणना कराने को लेकर जिस तरीके से प्रतिबद्ध थे, वो प्रतिबद्धता सडनली सरकार गिरने और दोबारा राजद के साथ बनने के बाद गायब हो गई। लेकिन जो श्रृंखला मैं चला रहा था वो श्रृंखला बदस्तूर जारी रहेगी। इस देश में जातिगत जनगणना आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि जो बहुसंख्यक समाज है वो लगातार इसको पैरोकारी कर रहा है। ये जानना जरूरी है कि आखिर आरक्षण जो दिए गए थे उनसे समाज के किसी वर्ग को फायदा हुआ है या नहीं। क्या आरक्षण के प्रावधानों को बदलना होगा या आरक्षण के जो मापदंड हैं उन्हें बढ़ाने होंगे। चलिए, ये सब कुछ चर्चाएं तो इस पूरे चर्चा के विषय में बनी रहेगी। लेकिन आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनके बारे में आपको परिचय दे देते हैं। इंजीनियर राजकुमार पासवान नाम है इनका। पासवान समाज से आते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किस समाज की चर्चा आज करूंगा। अक्सर आप इनको मुखरता से सरकार के कमियों को निकालते हुए, और एक इनके राजनीतिक दुश्मन है बिहार में। अब मैं कहूँगा तो मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन आप जानते होंगे चिराग पासवान जी, जिनके पीछे हाथ धोकर ये पड़े थे। इन्हें लगता है कि चिराग पासवान सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, इसलिए बहुत बड़ी गलती उन्होंने कर दी। ये सब कुछ ठीक कर देंगे। बहुत सारे राजनीतिक दलों से घूमते हुए अब बिहार में स्वतंत्र होकर काम कर रहे हैं। आप अपने दम पर काम कर रहे हैं। और हाजीपुर से चुनाव लड़ना हो या फिर राजनीतिक समीकरण बिगाड़ना हो बिहार के नेताओं का, वो सब कुछ करते रहे हैं। आरक्षण के प्रति भी इनकी सोच है जो जानना जरूरी है। बहुत सारे सवाल हैं मेरे, आप समझ रहे होंगे मैं किन सवालों की तरफ बढ़ूंगा। लेकिन उन सवालों से पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये जो दलित समाज है इसकी वास्तविक संख्या देश में कितनी है और इस समाज का वर्तमान स्टैंड क्या है। क्या जो आरक्षण दिया गया था, संविधान में जो प्रावधान किए गए थे, उन प्रावधानों का कोई फायदा हुआ या नहीं। देखिए, देश की बात पहले छोड़ देते हैं, बिहार की बात पहले करते हैं। बिहार में 17% दलित आबादी है। इस आबादी में 6 से 7% के आसपास, यानी लगभग 2.5 करोड़ पासवान जाति के लोग हैं। अब पासवान जाति जब मैं कह रहा हूं तो कई लोगों को कंफ्यूजन होगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर इस जाति की जो व्याख्या है वो अलग अलग है। राजस्थान के गहलोत पासवान थे, पहले पासवान, जो पासवान राजा कहले जाते थे, जो एक कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो अंतःद्वंद हुआ करता था तब के रजवाड़ों में, उस द्वंद के बाद पूरे देश में पासवान समाज बिखरा, फैला, जैसे कि सिख फैले थे। उसी तरीके से जो बिखराव हुआ, उस बिखराव की वजह से जो पासवान समाज है वो क्या क्या कहलाता है किन जगहों पर और किस नाम से जानता है, ये जानना बड़ा मजेदार है। राजस्थान में आज भी गहलोत कहे जाते हैं। यूपी में पसिया या पासी कहा जाता है। हरियाणा में खटिक कहे जाते हैं। बिहार में दुसाध या ढाड़ी कहा जाता है। ये वो जातियां हैं जो कुल मिलाकर आप एक रूप से या तो गहलोत कह लीजिए या पासवान कह लीजिए, या जिन्हें अपभ्रंशित भाषा में बिहार में दुसाध कहा जाता है। इस समाज के साथ खास बात क्या है कि जैसे डोम समाज है, जैसे कि बिहार में चमार समाज है, उसी तरीके से इस समाज को भी बहुत सारी जो झेलनी पड़ी थी जातीय, जो कैसे कहा जाए इसे, अब जो जातीय अवधारणाएं बनी हुई थी पहले की, उसकी वजह से कुछ समाजों को लगातार शोषित होना पड़ा था। उसमें से अग्रणी समाज ये भी था। अब चूंकि वॉरियर समाज में से आते हैं तो बहुत सारे मापदंडों पर ये खरे भी नहीं उतर पाते हैं, लेकिन सरकार ने जो मापदंड बनाए हैं, जो रिजर्वेशन के कोटा है, उस तहत बिहार में 15% आरक्षण के ग्रुप जो है उसमें आप आते हैं। चलिए, ये सारी बातें तो मैंने बता दी। कुल 4 राज्यों में इनको आरक्षण प्राप्त है।
और जातिगत जनगणना जब बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम करना चाहते हैं, तो यहाँ एक छोटा सा बात मैं बताना चाहूँगा कि उसके पीछे उनका मोटिव क्या हो सकता है और क्यों अब वो बोल नहीं रहे हैं। हालांकि अगर नीतीश कुमार जी के वोट बैंक को और जो वर्तमान जिस गठबंधन में वो है उस वोट बैंक को टूटा फूटा तरीके से अगर मैथमेटिक्स करके जोड़ा जाए तो लगभग 40-42% होता है। बिहार में इतना काफ़ी है सरकार बनाने के लिए। लेकिन इस वोट बैंक के अलावा दूसरी तरफ अगर आप भाजपा की तरफ जाते हैं तो उसके बाद सवर्णों और जो व्यवसायी समाज कहा जाता है टूटा फूटा लगभग 18 से 20%, 22% वोट बैंक है उनके पास। अब भाजपा क्या सोच रही है कि बिहार में वीआईपी, लोजपा और आरसीपी सिंह को जोड़ लेंगे, तो जहां आरसीपी के आने से लवकुश में से इनवारी कर लेंगे, जो 10% वोट बैंक है लवकुशों का बिहार में कहा जाता है टूटा फूटा, और लोजपा के आने से जो ये पूरा समाज है 7% बिहार में, पासवान समाज या दलित समाज, 10% या 17% जो दलित समाज है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये भाजपा का मंशा है। इसके अलावा वीआईपी को लाने से 12 से 13% जो वोट बैंक है, जो कहा जाता है पचपनिया समाज, उसका आ सकता है। तो भाजपा कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है महागठबंधन पर। ये वर्तमान समीकरण है, इसे थोड़ा आगे पीछे करके आप समझ सकते हैं। सारी लड़ाई इसी की है, इसीलिए भाजपा भी नए नए नेताओं को सामने ला रही है और यही जो वोट बैंक है दलित और ओबीसी का, इसी को जोड़ के नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अब इंजीनियर राजकुमार जी ये हमको बताइए कि पहले शुरुआत यहीं से डेफिनेटली होगी। नीतीश कुमार जी बहुत पैरोकारी कर रहे थे, यहाँ तक कि आपको याद होगा कि वो पूरा यहाँ से टीम लेके गए थे सब पार्टियों का। उस पार्टी की टीम को लेकर जो गए थे तो नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी और कहा था कि जातीय जनगणना पूरे देश में करा दीजिए। आप भी जानते हैं कि संभव नहीं है, कांग्रेस ने भी नहीं कराया तो भाजपा क्यों अपने हाथ जलाए। अब नीतीश कुमार की मंशा इसके पीछे क्या हो सकती है, जरा समझाने की कोशिश कीजिए मुझे। देखिए, बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो जातीय जनगणना के लिए देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री और एनडीए सरकार से, यानी कि भाजपा की सरकार के बीच में जो बात रखा उन्होंने कि बिहार में चाहे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए, उसमें यही मंशा थी कि जिसकी जितनी ज़्यादा संख्या जी उसकी उतनी भागीदारी जी, ऐसा ही हमको जो लगता है जी। लेकिन आपको बता दूं कि यादव समाज ले लीजिए, कुर्मी कुशवाहा ले लीजिए और भी जातियां ले लीजिए, तो अनुसूचित जाति जनजाति में जो जाति है दुसाध जी, पासवान, वो पासवान को किसी की भी सरकार रही बिहार में, वो ये डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की सरकार रही हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जी की सरकार रही हो, चाहे नीतीश कुमार जी की सरकार रही हो, इस सभी जातियों ने पासवान जाति की जब जो इंटरनल जनगणना होती है प्रदेश की, राज्य की, जनपद की, तो उस जनपद की जनसंख्या में हमारी जाति को, दुसाध जाति को हमेशा कम दिखाया गया कि ये जाति आगे ना जाए। और जिस तरह से हम लोग की उत्पत्ति हुई राजस्थान से, तो राजस्थान से हम लोग चले थे गहलौत और वहां से चले फिर तो हरियाणा में हम लोग खटीक, उत्तर प्रदेश में आए पासी, और ये बिहार के बॉर्डर पे हम लोग पासवान भी लिखते हैं। नहीं, ये तो मैं समझ गया, ये तो मैंने समझाया। ये मुझे बताइए कि आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं सीधा तौर पे कि आपकी जनसंख्या को कम दिखाया गया है। क्यों कम दिखाया जाएगा? बता रहा हूँ, उसका हम इस तरह से बता रहे हैं आपके पंचनामा में और श्रोताओं को कि मैं 2017 में झोला लेकर के बिहार के हर एक जिला में हम गए। जिला में देखने को क्या मिला आप लोग को पता होगा कि बिहार में यादव 12 से 14% है जी। तो हमने 15% का दावा है, हाँ 14% है, 12% तो ऑफिशियली है जी। तो हमने देखा कि जहां पे यादवों की गांव कस्बा है वहां पे उनकी संख्या अगर 500 है तो उसके बगल में ही पासवानों की संख्या है, दुसाधों की गांव बस्ती है, वहां की संख्या है ये 400, 350, 400 जी। और जहां पे पासवान 500 है वहां पे यादव भी 350, 400 है जी। तो वो 14%, हम बिहार में 6.5% कैसे? तो ये चीज आंकड़े ये रही। और हम लोग को लालू प्रसाद यादव जी हो चाहे नीतीश कुमार जी हो, अभी कैसे हुआ दलित से महादलित,
लालू प्रसाद यादव जी में भी 19 में हम लोग को लोकसभा में टिकट भागीदारी नहीं दी गई, कहीं से कहीं भी लोकसभा सीट से टिकट नहीं दिया गया पासवानों को, दुसादों को। तो इस तरह से हम लोग को क्या बात कर रहे हैं महाराज, आपके जात समाज के नेता रामविलास पासवान को जब जब कमजोर पड़े हैं, बिहार की राजनीति से उर्वरकता मिली है, लालू प्रसाद यादव ने खुद उनको कई बार स्थान दिया है, राज्यसभा भेजना हो या बहुत सारी बातें हो। देखिए आप ये राजनीति पहलू अगर देखें तो सम्मानीय लालू प्रसाद यादव जी, सम्मानीय नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, इन लोग की इतनी भाईचारा रही है, घनिष्ठता रही है कि इन लोग कभी नहीं चाहा कि वो विधानसभा लोकसभा से अलग रहे। इन लोग का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रहा, लेकिन इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा अगर कोई सफल हुआ तो उनके जाति के लोग, चाहे वो दुसाद जाति हो, चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी समाज से हो। मतलब लालू प्रसाद यादव का शासन रहा 15 सालों का, यादवों को पूरा रिप्रेजेंटेशन मिला, आज यादव खुश भी हैं और वो चाहते हैं कि सरकार वापस आए। नीतीश कुमार की सरकार बनी, हमने देखा कि लगभग लवकुश समीकरण के नेताओं को बढ़ाया गया, आगे आए। आरसीपी सिंह भी उसी के प्रोडक्ट है, कहीं बहुत दूर नहीं है वो भी। आपके नेता को भी रिप्रेजेंटेशन केंद्र और बिहार में मिलता रहा, तो आप भी आगे बढ़े। नहीं, पासवानों की अगर यादव और कुर्मी से, कुशवाहा से तुलना करते हैं तो बिहार में दुसादों की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, और देश में भी संवैधानिक पदों पे उनके दोनों भाई, पुत्र, उनके पुत्र के, उनके भाई के पुत्र, उनके सभी लोग तो अब रामविलास पासवान एंड परिवार पार्टी से आप पूरे बिहार के और देश के दलितों को आप ये कर लेंगे कि वो समृद्ध हो गए, तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी। आपको बता दें कि डेटा है साहब, आज देख लीजिए, आजादी के आज 75 साल हो गए। इस 75 साल में भी हम लोग को पूर्ण रूप से आरक्षण पूरे देश में नहीं मिल रहा है। केंद्रीय जो आरक्षण नीति है, जो उसमें तो आपका प्रावधान है, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब 1935 में जो आरक्षण नीति पहली बार आई, उसके बाद आपको बता दूं 1949 में ये, और 1950 और फिर पूर्ण रूप से 1952 में पारित हो गया। तो उस समय से लेके अभी तक हम लोग को, बिहार के पासवानों को महज 4 राज्य में ही, 4 मतलब कि बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल, झारखंड, लेकिन बिहार में हम लोग को डोमिसाइल नीति का ये नहीं है, हम लोग यहाँ पे पूर्ण रूप से मिल रहा है। झारखंड में डोमिसाइल नीति लागू हो चुकी है, पहले भी था, 1932 का खतियान लाइए, 1964 का लाइए, 1986 का लाइए, और फिर 1932 पे आगे झारखंड में। बंगाल में भी डोमिसाइल नीति का ही मामला है। ये उत्तर प्रदेश में अगर दिया जा रहा है तो बहुत जगह आपको, गोरखपुर, देवरिया आप चले जाइए, ये मुगलसराय एरिया, बहुत सारे हमारे पास शिकायत आते हैं कि हमको मतलब कास्ट सर्टिफिकेट मुझे नहीं बन रहा और ये डीएम के द्वारा इशू नहीं किया जा रहा, ये तो डोमिसाइल नीति, ये विरोधाभासी भी है। आप जो कह रहे हैं वो विरोधाभासी इसलिए है क्योंकि रामविलास पासवान को कई बार मिला है महत्वपूर्ण पद, वो रहे हैं नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में भी, जो कहा था कि नवरत्नों में उनका नाम आता था। देखिए, नरेंद्र मोदी के कैबिनेट ही नहीं, कांग्रेस में भी मौका मिला उन्हें, बीपी सिंह के कैबिनेट में रहे, चंद्रशेखर जी के कैबिनेट में रहे, देवगौड़ा के कैबिनेट में रहे, क्या चाहते हैं ये पीवी नरसिम्हा राव जी के कैबिनेट में रहे, अटल जी के कैबिनेट में रहे, 6 प्रधानमंत्री के साथ अच्छे रिलेशन रहे, 6 राष्ट्रपति, 7 राष्ट्रपति के साथ अच्छे रिलेशन रहे रामविलास जी का। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा दलित का नेता जो अपने 27% ओबीसी के आरक्षण के लिए तो लड़ा जी, स्वर्ण आरक्षण 10% स्वर्ण आरक्षण के लिए वकालत किया, लेकिन अपनी जाति को ही पूरे राज्य में, देश का जो 28 राज्य है उसमें से 4 ही राज्य में जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिए थे वही मिल रहा है हम लोग को। आरोप ये भी लग सकता है, देखिए जो आप एक उंगली किसी तरफ करते हैं तो 2-3 उंगली आपकी तरफ भी आती हैं, आप भी संगठित नहीं हो पाते हैं। बिहार में आप अपने ही नेता को टारगेट करते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, चिराग पासवान आपके रडार पर हमेशा रहते हैं, आप तो कहीं ना कहीं संगठित नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, कहीं से खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ रहा है। देखिए, मेरा जो मानना है, चिराग पासवान एक मतलब चांदी का चम्मच लेकर के आए। रामविलास पासवान जी का हो सकता है समाज के लिए, मतलब कि 90 से पहले वो समाजवादी नेता थे रामविलास पासवान जी, 90 के बाद वो सामंतवादियों का नेता हो गए, परिवार का नेता हो गए, चिराग पासवान के पिता हो गए, और अंतिम समय में वो क्या किया वो जग जाहिर है
कि अपने जाति को आरक्षण नहीं दिला करके 10% स्वर्ण आरक्षण के लिए वकालत किया। अच्छी बात है, आपने दिलाया, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती कि जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने जो 22.5% आरक्षण दिए थे, उस 22.5% आरक्षण की वकालत क्यों नहीं किया उन्होंने? कि उस जब बाबा साहब आम्बेडकर ने ये आरक्षण नीति को लागू किया था तो उस समय जनसंख्या कितनी थी? कुछ चंद जातियों को, अनुसूचित जाति जनजाति की रहन सहन को देखते हुए उनको समाहित किया गया था। उसके बाद जनसंख्या बढ़ी, बहुत सारी जातियों को जोड़ा गया। उस जाति को जोड़ने के बावजूद भी आरक्षण 22.5% उतना ही का उतना ही है, तो उसको बढ़ा करके 35 से 40% की मांग क्यों नहीं? हम मांग कर रहे हैं 35 से 40% की। चिराग पासवान कहते हैं कि लोहार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करो, वो कहते हैं कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो ये गलत क्या कह रहे हैं? अच्छा, डिबेटेबल पॉइंट है। तो सबसे पहले तो उनको छोड़ना चाहिए ना साहब जी। तो आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं क्या? ये रिजर्वेशन सीट से लड़ करके चुन करके लोकसभा जा रहे हैं। अब उनकी गलती क्या है कि जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं रिजर्व कर दिया गया सीट को? उनकी गलती नहीं है, तो वो छोड़ करके जनरल सीट से लड़े। एक बीजेपी में कहां से लड़ना चाहिए? एक बीजेपी में डॉक्टर संजय पासवान जी है जो 19 के लोकसभा में बीजेपी को डंक की चोट पे कहा जी कि मुझे जनरल सीट से दोगे टिकट तब मैं लड़ूंगा, नहीं तो रिजर्व सीट पे मैं नहीं जाऊंगा जी। तो वैसे भी है नेता समाज में। तो कहां से चाहते हैं कि चिराग पासवान फरियाद है आपसे? चिराग पासवान, हम जनरल सीट पे तो नहीं, हमको अभी आरक्षण की जरूरत है जी। हम उस आरक्षण का लाभ नहीं उठाए। दिल्ली में भी जब हम आप रामविलास पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं ना जी। जमानत जब्त हुआ था आपका? हाँ, जमानत जब्त हुआ था। तब 19 में तीसरा पोजीशन ट्राई करना एक बार। उनके चाचा के खिलाफ 19 में तीसरा पोजीशन मिला था जी। वो भी देखिए पहलू। तो फिर जब चिराग पासवान नहीं पसंद है तो उनके चाचा है ना, जाइए उनके साथ। हम तो हाजीपुर लड़ रहे हैं, हाजीपुर की जनता के लिए काम कर रहे हैं, हाजीपुर पूरे बिहार के पासवानों के लिए काम कर रहे हैं। और क्या कहते हैं अकेले? और सुनिए, जंतर मंतर पे चिराग पासवान साथ ये दिल्ली में आप मतलब दिल्ली सरकार में बिहार के अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है ना जी। शीला दीक्षित जी, जो स्वर्गीय शीला दीक्षित जी कांग्रेस की है, वो शीला दीक्षित जी पासवानों को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने की एक पहल किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब ने किया, उनके खिलाफ में धरना प्रदर्शन दिया कि दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति की सूची में दुसाध जाति को शामिल करो। अब उस पैनल में नहीं शामिल करा पाए रामविलास जी, चिराग पासवान लोग। आप बिहार के सस्ते केजरीवाल बनना चाह रहे हैं। आपको ना चिराग के साथ जाना है, ना पशुपति पारस के साथ जाना है, अपनी ढपली अपना राग। अच्छा, ये बताइए सबको मतलब सबकी गलतियां निकालना। सर एक चीज बताइए, भारत के निर्वाचन आयोग से लोजपा भी रजिस्टर्ड है, भारत के निर्वाचन आयोग से मेरी पार्टी युवा बिहार सेना भी रजिस्टर्ड है जी। क्या हम संवैधानिक अधिकार हमारा नहीं है कि हम संगठन तैयार करें? तो आपने तो कोशिश किया ना, हर चुनाव में आप लड़के देख लिए। चुनाव लड़ना और पार्टी चलाना, संगठन चलाना दोनों अलग पहलू है। अगर आप राजनीति में हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आप समय पे परीक्षा ही नहीं देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमको कितना परसेंटेज? चलिए आपकी बात छोड़ते हैं, फिर से मैं कुछ राष्ट्रीय मुद्दे और नीतीश कुमार की राजनीति है। ये देखिए, जातिगत जनगणना पर आधारित ही हमारी चर्चा है। जातिगत जनगणना में आपका स्थान कहाँ है? नीतीश कुमार ने कहा है कि कराना चाहिए, बिहार में हो भी रहा है शायद, अभी तो चर्चा जब से सरकार बनी उन्होंने नहीं किया है। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार आपके समाज के लिए काम कर सकते हैं? क्या नीतीश कुमार जातीय जनगणना कराएंगे तो आप संतुष्ट होंगे? इस जातीय जनगणना के आंकड़ों के प्रदर्शित होने के बाद क्या आप सेटिस्फाई हो पाएंगे? जो चाह रहे हैं आपका काम हो पाएगा? देखिए, बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब के नेतृत्व में और तेजस्वी जी के नेतृत्व में अगर जातीय जनगणना हो रही है तो हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को भी लाएं, हर एक जाति से लाएं, क्योंकि वो जाति बताएगा कि उनकी संख्या कितनी है। और जो जातीय जनगणना के जो आंकड़े आएंगे, बहुत जगह लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी जाति यहाँ छूट गई है। अब ऐसी आप एक डेटा लेकर के और घोषित कर दीजिएगा, उससे नहीं होगा, क्योंकि आप यादव और कुर्मी कुशवाहा लोग सब लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, हम सत्ता से बाहर हैं। तो हमारी जो जातीय जनगणना हो वो 24 कैरेट सोना की तरह हो और निष्पक्ष होना चाहिए कि वाकई में अगर सही ढंग से हुआ तो बिहार में पासवान भी 10 से 12% निकलेगा। बिहार में दलितों के प्रति क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं जी।
मैं एक दो घटना बोलकर यहाँ हल्का नहीं करना चाहता हूँ उस मामले को। इन घटनाओं के प्रति हमने देखा है कि चिराग पासवान जाकर मुलाकात करते हैं, पप्पू यादव मुलाकात करते हैं, अक्सर हमने देखा कि सरकार भी खाना पूर्ति कर देती है। भाजपा को कुछ खास मतलब नहीं है, भाजपा के लिए हर क्राइम ही है, वो जातीय जो घटनाएं होती हैं उनको उस तरीके से नहीं देखती है। आपको क्या लगता है कि क्या बिहार में जो दावा कर रहे हैं चिराग पासवान की मेरी सरकार बन जाएगी, सब कुछ ठीक कर दूंगा, भाजपा अपने दम से जोड़ घटाव में लगी हुई है, सवर्णों का एक बड़ा वोट बैंक है, उसको उस पर सवार है, वो चाहती है कि चिराग पासवान को साथ कर लें, मुकेश सहनी को साथ कर लें, आरसीपी सिंह के माध्यम से भी कोई खेला करना चाहती है। आपके समाज की बात कोई कर रहा है बिहार में क्या? मेरी समाज का बात कोई भी नहीं कर रहा है। चिराग पासवान को दर्द है केंद्र में मंत्री बनने का, भूख है मंत्री बनने का। चिराग पासवान एक सामंतवादी के घर में शादी में, बेटी की शादी में पुलिस अगर दारू सर्च करने चला जाता है तो उसकी लोकसभा में वो आवाज उठाते हैं। लेकिन वैशाली जिला के पासवान की बेटी की, दुसाद की बेटी की अगर रेप होता है, सामंतवादी लोग ले जाकर के रेप करते हैं 15 दिन किडनैप करके और उसकी हत्या करके 16वां दिन खंदक में टांग देते हैं बांस में, तो उसकी चिराग पासवान मतलब कि उसके घर जाके माता पिता को सिर्फ आंख से आंसू पोंछते हैं, लेकिन लोकसभा में वो बात नहीं गूंजता है। तो वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान वाकई में अगर जातीय जनगणना पे उनका स्टैंड है तो वो खुल करके नीतीश कुमार जी को कहें। और रही बात है नीतीश कुमार जी को लगातार वो खिलाफ बोलते रहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूं और ये नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री मटेरियल नहीं है, मतलब कि प्रधानमंत्री मटेरियल, सॉरी क्षमा चाहेंगे, प्रधानमंत्री मटेरियल नहीं है और मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं है जी। और बिहार में डबल जंगल राज है, ये कहते हैं चिराग पासवान। तो चिराग पासवान जी से पूछने की जरूरत है साहब कि चिराग पासवान जी, जब मोदी साहब का महंगाई था, डीजल, पेट्रोल, घरेलू रसोई गैस, आटे और कफन पे टैक्स से, तो उस समय आप मोदी साहब को क्यों नहीं बोले? बिहार में नीतीश कुमार जी ने सड़क दिया, बिजली दिया, हर घर नल जल योजना को लाया, जिसको लोहा प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री भी लोहा माने और उस मॉडल को अपनाया। आपको बता दें कि बिहार में बिजली सबसे ज्यादा खंबा तो रहता था लेकिन तार गायब रहता था, वो दिया। लेकिन इनके पिताजी इनके पिताजी के शासन में कुछ नहीं मिला बिहार के जनता को, ना पासवानों को मिला। कहने का मतलब नीतीश कुमार आपके नेता हैं? हमारे नेता नहीं, बिहार के महामानव है नीतीश कुमार जी, साथ है और अब वो देश के महान मानव। आरोप लगता है महादलित डिवाइड क्रिएट किए हैं, रामविलास पासवान की राजनीति समाप्त करने की कोशिश की, चिराग पासवान पर्दे के पीछे जो खेला किए हैं वो आपको पता ही है। सर आपका सवाल बहुत बढ़िया है, इसी का मैं इंतजार कर रहा था जी। जब दलित से महादलित आया, मैं इससे पहले थोड़ा सा बोल दूं कि गुल खाए और गुलगुल्ला से परहेज, जब दलित से महादलित बनाया गया तो सबसे पहले जाके रामविलास जी पशुपति कुमार पारस जी को पशुपालन मंत्री बनाया जी। बेटा को और अपने खुद पूरा परिवार जाके बुके लेकर के नीतीश कुमार जी को से मिल करके 14 में कहा कि आप ही का बेटा है चिराग को नीतीश कुमार जी उंगली पकड़ करके जमुई से 2 बार लोकसभा भेजने का काम किया जी। और रामविलास जी को भी बहुत उन्होंने आदर सम्मान दिया। आज नीतीश कुमार जी दलित से महादलित की बात कर रहे हैं जी। दलित से महादलित में जितना बिहार के पासवानों को नुकसान नहीं हुआ, उससे ज्यादा तो उन्होंने पंचायती राज में 50% आरक्षण दे दिया अनुसूचित जाति जनजाति और हर एक वर्ग हर एक जाति के महिलाओं और बेटियों को जी। तो वो नीतीश कुमार है, वो आम्बेडकर को के विचारधारा को आगे पंचायती राज में लागू किया कि जो लालू प्रसाद यादव जी नहीं कर सके, जो रामविलास पासवान जी नहीं कर सके वो। और आपको पता है कि पासवानों का सर 4 कुलगुरु हैं, कुलदेव हैं जी। पहला ये राजा सहलेश जी, दूसरा वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल जी, राह बाबा और मकरा मांझी, ये 4 लोग को मानते हैं लोग। तो आपको बता दें कि किसी ने पटना में पार्क उतना बड़ा नहीं बनाया होगा जितना बड़ा पार्क नीतीश कुमार बनाने का काम किया। राजा सहलेश पार्क बनाया है जिसको आप लोग जानते हैं इको पार्क के नाम से। जी। तो ये बताइए साहब कि वो दुसाधों का पासवानों का दुश्मन कैसे है नीतीश कुमार जी?
आपने जो काम नहीं किया, जो रामविलास जी को करना था, जो चिराग को 8 साल से, चिराग पासवान ने अगर सही मायने में काम किया तो वो वहां से डेटा दे कि हमने पासवानों के बेटा को ये कॉन्वेंट में एडमिशन कराए, कोयटो जापान भेजा, क्षेत्र को कोयटो जापान बनाया, लंदन भेजा पढ़ने को, दिल्ली भेजा पढ़ने को, इतने लोगों को नौकरी दिया। जो बेरोजगार युवा नौजवान है पासवान लोग, जो महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जाते हैं नौकरी के लिए अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, वो लोग बताइए ना भाई कि कितने लोग को पलायन को रोका आपने। तो सिर्फ हेलीकॉप्टर पे घूमना, फिल्मी स्टाइल में हाथ हिलाना बिहार की जनता पहचान रही है। ये आपको बता दे साहब कि ये महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, वीर कुंवर सिंह की धरती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, और आप महापुरुषों की धरती है, क्रांतिकारी धरती रही है। गांधी यहाँ पे आकर के गांधी हुए, नहीं तो गांधी की पहचान नहीं थी। एक सवाल और है जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इसी के आधार पर लगभग आने वाले 2 सालों तक चर्चा इस देश में चलने वाली है। नीतीश कुमार वर्सेस नरेंद्र मोदी। देखिए, बाकी तो मैंने दर्शकों को समझा दिया है, मैं थोड़ा सा और समझा ही दूं। जिस तरीके से हिंदू पोलराइजेशन की बात नरेंद्र मोदी लगातार करके प्रधानमंत्री बनते आए हैं, कहा जा रहा है कि उसी तरीके से नीतीश कुमार बन सकते हैं प्रधानमंत्री। और जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि 70% इस देश की आबादी ओबीसी है, जिसे नीतीश कुमार अगर टारगेट करेंगे तो ये पूरी तरीके से मामला एक तरफा हो सकता है। अगर धर्म के आधार पर पोलराइजेशन होता है तो जाति के आधार पर क्यों नहीं हो सकता है? खासतौर पे तब जब ओबीसी आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात चल रही हो, जब बिहार और समेत देश में जातिगत जनगणना कराने की बात चल रही हो, जब बिहार में भाजपा से लड़ सकते हैं, तो केंद्रीय स्तर पर अगर नीतीश कुमार आ जाए तो बिल्कुल बड़ा बात हो जाएगा। तो यहाँ ये जानना चाहूँगा आपसे कि 70% के आसपास जब कहा जा रहा है कि ओबीसी का वोट बैंक है, आप भी हैं ही, तो क्या लगता है आप किस तरफ जाना चाहेंगे इस बार? नरेंद्र मोदी हैं, नीतीश कुमार हैं, हालांकि आपने तो इशारों में समझा दिया ये बात, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर किस तरफ पोलराइज होगा वोट बैंक आपका दलित समाज का? देखिए, 2 बार देश का चुनाव 14 और 19 का देखें तो 2 बार ये चुनाव, रामविलास पासवान तो बता दिए कि किधर है वो, चिराग पासवान भी लगभग बता दिए हैं। अब आप बताइए कि दलित समाज, ये जो पासवान समाज है, ये नीतीश के साथ है क्या प्रधानमंत्री बनाने के लिए? आपको मतलब कि भारत लाइव के माध्यम से बता दें आपको कि देश का जो 14 का 19 का जो चुनाव हुआ वो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम का हुआ। और ये कह रहे थे कि देखो भैया, मुस्लिम हम पे हावी हो जाएगा, लेकिन 8 साल हो गए, मुस्लिम भाई हावी नहीं हुआ। मुस्लिम भी इस देश का नागरिक है, इस देश के लोग हैं। हम आपको बता दें कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस समय हमको लगता कि 38 करोड़, मतलब कि कितना, 38 लाख जनसंख्या कितना होगा अभी 100, हाँ 38 करोड़, 38 करोड़ 40 करोड़ जनसंख्या होगा उसमें। उसमें 10 लाख लोग मारे गए थे, सरकारी आंकड़े हैं ये, और उस पे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। लेकिन उस समय से लेकर के अभी तक देश पे मुसलमान हावी नहीं हुए, और नरेंद्र मोदी साहब को आते ही मुसलमान हावी हो जाएगा। ये आपको बता दूं कि काम ना करने का जो देश का 56% युवा नौजवान है, जिन्होंने बनाया नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री, वो उनको उनके सपनों को चकनाचूर कर किया नरेंद्र मोदी साहब ने। और वाकई में बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है। ना वो देश के युवा नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार दे सके, ना गरीबों को खाते में 15-15 लाख रुपया दे सके, ना ये महंगाई को रोक सके, और पढ़े लिखे हुए आईटीएंस को, ये एमबीए को और हमारे जैसे इंजीनियर को कहा कि पकौड़े तलो। अरे भैया, आत्मनिर्भर तो आप क्यों जनता के बीच में जाते हैं साहब? आप भी आत्मनिर्भर बनिए। तो आपको बता दूं कि ये जो 70% आप ओबीसी का आंकड़ा बता रहे हैं जी, ये वाकई में इस बार फैक्टर रहेगा। और ये एससी वोट भी साथ जुड़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टेड लोग यही दलित, शोषित, पिछड़ा समाज के लोग हैं। और स्वर्णों में भी जो मोदी भक्त हैं, उनके भी जेब से पैसा जा रहा है, उनके लोग भी भूखे मर रहे हैं। संघी भाई लोग हैं, उनके भी लोग भूखे मर रहे हैं, तो उनको भी हर एक हाथ को रोजगार चाहिए। मोदी जी का चांस बन रहा है। हाँ, तो आपको बता दूं कि 2024 का प्रधानमंत्री, जैसे बिहार का बहुमुखी विकास हुआ, हेमा मालिनी के गाल से भी चिकन सड़क हुआ, और आपको बस बिजली है, सड़क है, हर घर नल जल योजना है, तो
सबका बहुमुखी विकास होगा। जब देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे नीतीश कुमार जी, तो जो बाढ़ सुखाड़ की समस्या है, जो उधर मिथिलांचल और पूर्वांचल की जो समस्या है, सबका निजात होगा। आपको बता दूं, सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग उधर से जीत के आते हैं। जो समस्या क्या नाम है, मधेपुरा सवेरिया, सीमांचल का एरिया साहब बता रहा हूं मैं कि वो सीमांचल नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चमचम होगा। और उधर से जो बीजेपी के लोग जो सांसद बन करके पटना में दिल्ली में बैठते हैं, काम नहीं करते हैं, वो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आप कौन सा भी बिहार देख रहे हैं? मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। आपको बिहार में भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, आपको नल जल योजना दिखता है, नल जल योजना का भ्रष्टाचार नहीं दिखता है, आपको शराबबंदी दिख रही है, शराब लगातार बिक रही है, अंडरग्राउंड लीकर इंडस्ट्री बिहार में हो गया, वो नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा प्रेरित हो गए हैं आप। देखिए, नीतीश कुमार से प्रेरित नहीं हुए हैं। आप दिल्ली घूमे हुए हैं, आप कई राज्यों में काम कर चुके हैं, राजनीतिक तौर पर आपने काम किया, सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं आप। बिहार आने के बाद आपको लगता है कि दिल्ली और बिहार में अंतर नहीं है? बहुत अंतर है। आपको एक चीज बता देता हूं, गुंजाइश नहीं है बिहार। मैं नीतीश कुमार जी का इसलिए पीएम मटेरियल के लिए समर्थन कर रहा हूं कि मैं एक बिहारी हूं जी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद कोई भी इस देश मतलब बिहार से कोई भी न राष्ट्रपति बने न प्रधानमंत्री बने। अगर नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के लिए जा रहे हैं तो हम जैसे बिहारी भाइयों को, हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को, हम जैसे छोटे पार्टियों को, सबको एकजुट होकर के दलगत और बिहार की अस्मिता के लिए, बिहार के गौरव के लिए, बिहार के सम्मान के लिए हम लोग को नीतीश कुमार जी को समर्थन करना चाहिए। चलिए, एकदम लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा। भाजपा के बिहार के भले ही कोई सीएम कैंडिडेट सा चेहरा नहीं बना पाई भाजपा, लेकिन कई ऐसे चेहरे हैं जो गिनाया जा सकता है, आप भी उंगलियों पर गिन सकते हैं। सारे सामाजिक समीकरण को वहाँ फुलफिल किया गया, कई लोगों का नाम आपने भी लिया। लालू प्रसाद यादव पर भी सेम लागू होता है समीकरण। उन्होंने भी लगभग सभी जात समाज से लोगों को आगे बढ़ाया, आज सभी समाज के नेता राजद के हैं। नीतीश कुमार की पार्टी में कोई पासवान नेता या नीतीश कुमार की पार्टी में सारे राजनीतिक समीकरण के लोग नजर आते हैं क्या आपको? नीतीश कुमार जी के पार्टी में बहुत सारे पासवान नेता हैं, लेकिन हम जैसे मुखर नहीं है, जो कि क्योंकि इसलिए वो नहीं बोलते हैं जी। बोल सकते हैं क्योंकि वो रामविलास पासवान जी के परिवार हैं जी। और वो नहीं ज्यादा बोल पाते हैं, उनकी मजबूरी हो सकती है फैमिलियर। तो नीतीश जी को चाहिए हम जैसे मुखर जो चिराग पासवान को मुंहतोड़ जवाब दे, हर एक बिंदु पे दे। अगर वाकई में अगर इनकी, आपको बता दे रहे हैं कि हमारी बात भारत लाइव के माध्यम से अगर नीतीश कुमार जी सुन रहे हैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को इतना जरूर कहूंगा कि चिराग पासवान अगर बीजेपी के साथ गठबंधन करने जा रहा है तो मेरा कोई कंडीशन नहीं है, मुझे भी मान सम्मान मिलना चाहिए। हमारी पार्टी का गठबंधन अगर जदयू से होता है, महागठबंधन के साथ होता है, तो हर एक मंचों से चिराग पासवान को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। लग रहा है मैंने नीतीश कुमार जी से सुपारी ले लिया चिराग पासवान के लिए, राजनीतिक सुपारी। हम दर्शक भी बोलेंगे पक्का कमेंट। सर आप एक चीज बोला, आप ये पंचनामा वाले डॉक्टर जी, पंचनामा वाले डॉक्टर है, तो आपको एक चीज सर बताते हैं, आपको पप्पू यादव जी का काम दिखता है जी, आपको चिराग पासवान का काम दिखता है, लेकिन चिराग पासवान और हम में क्या फर्क है जी, ये बता देता हूँ। आप पप्पू यादव जी भी जाते हैं एसपी से बात करते हैं, चिराग भी जाते हैं एसपी से बात करते हैं, चाहे बहुत ज्यादा डीएम से। वो लोग बड़े चेहरा है, एमपी रहे हैं, और हम कहीं बिहार में कहीं भी हत्या होती है, किसी समाज किसी जाति की हत्या होती है, हम भी जाते हैं, वीडियो डालते हैं डीएम से एसपी से बात करते हुए। तो ये बताइए कि क्या हम में ताकत नहीं है? क्या नीतीश कुमार जी का हम बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हैं? नीतीश कुमार जी हमको पार्टी को खोलने के लिए क्या दफ्तर दे दिया है? नहीं, लेकिन बिहार गौरव के लिए आज का समय, जैसे 14 में 19 में देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, एक ये था मतलब कि नीड था, जरूरत था देश के प्रधानमंत्री के लिए, उसी तरह से अब वो समय आ चुका है कि अब नीतीश कुमार आवश्यक है 24 के प्रधानमंत्री के लिए, तभी देश का बहुमुखी विकास होगा, तभी बिहार दिल्ली बन पाएगा। गहलोत जी, पसिया पासी जी, खटिक जी, दुसाध ढाढ़ी, बिहार में काफ़ी दिनों तक नेता मिला रहा इन्हें। आपके हिसाब से बहुत सारे कार्य होने चाहिए थे, बहुत कुछ मिलना था इस समाज को।
वर्तमान परिस्थिति में जो जातीय संघर्ष का एक लकीर खींचा गया था बहुत लंबा, कहाँ तक पहुँच पाए हैं आप? बहुत संक्षिप्त में चाहूँगा जानना ये बात। संक्षिप्त में आपको एक लाइन में कह देता हूँ, मैं जो कार्य कर रहा हूँ एक समय आने पे वो विस्फोट होगा, बिहार के गांधी मैदान में दिखेगा। आज जिस दिन ये इंजीनियर राजकुमार पासवान बिहार की कुर्सी पे बैठेगा तो एक भी अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा लोग बेरोजगार नहीं रहेगा और एक भी घर आर्थिक रूप से कमजोर नहीं रहेगा। और जितनी हत्याएं हो रही हैं, जितनी बेटियों की रेप हो रही है, हमारे नेतृत्व में वो सब रोके जाएंगे और उसके लिए जवाबदेह हर एक जिले का एसपी और डीएम होगा। इंजीनियर राजकुमार पासवान थे आज विशेष अतिथि के तौर पर, इन्हें मैंने बुलाया था। जो जातीय संघर्ष है उसमें तो चर्चाएं लंबी चलेंगी, लगातार चलती रहेगी, ये संक्षिप्त चर्चा थी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। जो किस्त लगातार मैं चला रहा था जातीय जनगणना पर, उस किस्त में आज पासवान समाज को रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिला। उम्मीद है कि आप इस समाज के तरफ से जो पैरवीकारी करने बैठे थे इंजीनियर पासवान जी, इनकी बात से आप संतुष्ट हुए हो। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जितने सवाल मैं कर पाया मैंने किया। कुछ सवाल अगर रह गए हो इस चर्चा के माध्यम से, या लगता है कुछ आप कहना चाहते हैं इनसे या बातचीत करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आइए, अपनी राय दीजिए। और अगली चर्चा जल्दी ही किसी और राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पे होगी जल्दी ही।